जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक सेलिब्रिटी इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर, एनर्जी और मास का रिलेशनशिप। ये इक्वेशन आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक तरह से उसके साथ है, जुड़ी हुई है कि मास और एनर्जी आपस में इक्वलेंट हैं, वो डिफरेंट नहीं है। क्योंकि इससे पहले हम जो मास जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इससे पहले हम एनर्जी और मास को डिफरेंटली ट्रीट करते थे। लेकिन ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का, जो मास है वो एनर्जी के इक्वलेंट है। और ये इक्वलेंसी जो है उसमें आप देख रहे हैं, जबकि m जो है वो रेस्ट मास है, एक्चुअली रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का एक रेस्ट मास होगा, और इस रेस्ट मास की इक्वलेंट कितनी एनर्जी होगी, यानी अगर हम उसको किसी भी तरीके से, किसी भी मैकेनिज़्म के ज़रिए से अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हमें कितनी एनर्जी हासिल हो सकती है उससे। तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है। और इसकी जो फिज़िकली आप रियली प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं वो फिशन में है, फ्यूजन में है, वहाँ पर या मास डिफेक्ट जो है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पर हम देखते हैं, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि कुछ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये इक्वेशन हमें सिर्फ इतना बताती है कि मास और एनर्जी आपस में वो इक्वल हैं, और कोई भी पार्टिकल जो है उसका जो रेस्ट मास है उसकी जो इक्वलेंट एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर होगी। इसमें c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, एक कांस्टेंट है, आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसके स्क्वायर के साथ आप मास को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर यूनिट्स में तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब ये जो है इंटरप्रिटेशन, इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंस भी है, और वो ये है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इससे पहले हमारे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दो कंजर्वेशन के लॉज हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिनको हम सेपरेटली ट्रीट करते थे कि इनमें आपस में कोई मतलब ताल्लुक नहीं है। मास एक फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन में मास अलहदा से कंजर्व है और एनर्जी अलहदा से कंजर्व है। लेकिन अब इस लॉ को भी एक तरह से रिडिफाइन करना पड़ेगा या रीइंटरप्रेट करना पड़ेगा, और उसमें आप देखें कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है, यानी किसी भी रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में टोटल मास प्लस टोटल एनर्जी ये कंजर्व होंगे। हो सकता है, इसके कहने का मतलब ये है कि कुछ एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रही है या कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो है आपके पास टोटल मास एंड एनर्जी जो है वो कंजर्व है। तो इसे एक तरह से जनरलाइजेशन कह दे कि मास और एनर्जी को हमने एक जगह पे कर दिया है, क्योंकि ये आपस में इक्वलेंट है। मास इज़ रियली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस तरह डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हैं ना, उसी तरीके से मास भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपने देखा कि इस तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी आ गई। अब इसके साथ जुड़ी हुई एसोसिएटेड एक दो इक्वेशंस हैं, और वो हम देखते हैं, उनको डिराइव करना बड़ा ज़रूरी है। वो फिर उस थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन उससे ज़रा बेहतर हो जाती है इस E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर की। तो जो फर्स्ट वन है काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने नॉन रिलेटिविस्टिक या सो टू से क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखी है, हाफ mv स्क्वेयर, और हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को हम रेस्ट मास एनर्जी समझते हैं mc स्क्वेयर, और ये हाफ mv स्क्वेयर के। ये मैंने दोबारा आपके लिए एक सिंपल है इक्वेशन है, लेकिन इससे आगे हम कैसे जाएंगे, इससे आगे आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी को फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, E is minus mc स्क्वेयर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी है हमने डिराइव की थी वो गामा mc स्क्वेयर के बराबर है, और माइनस mc स्क्वेयर, और इस तरह काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम गामा -1 mc स्क्वेयर के बराबर लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल एरिथमेटिक्स है, सिंपल अलजबरा है, जिससे आप काइनेटिक एनर्जी को गामा -1, जबकि गामा जो है इसमें लॉरेंट्ज फैक्टर है 1/1 - v स्क्वायर c डिवाइड बाई c स्क्वायर अंडर द रूट। अच्छा, अब इस
काइनेटिक एनर्जी को अगर आप देखें, जैसा हमने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा है, और आपको याद होगा कि हमने बर्टोजी एक्सपेरिमेंट में एक अल्टीमेट स्पीड की बात की थी और वहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट किया था। तो वो प्लॉट मैंने आपके लिए दोबारा यहाँ देखा है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करें इन टर्म्स विद स्पीड या स्पीड पैरामीटर, आप v/c भी प्लॉट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वो जो काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ देखें, जो काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी, नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, वो आप देखें तो वो हाफ mv², वो एक लिमिट को क्रॉस कर रही है, इनफाइनाइट हो रही है। लेकिन आपके पास जो ये काइनेटिक एनर्जी है, अब आपको ज़्यादा इस इक्वेशन की, इस प्लॉट की ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि देखिए किस तरह ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें स्पीड जो है इट नेवर टचेस, जब वो पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्लोजर तो हो रही है इसके, लेकिन एक शार्प पीक है इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब एक ये है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहें तो उसको आपको एनर्जी देनी होती है, फोर्स उसके ऊपर लगाएं तो उसको एनर्जी देनी होती है। लेकिन लोअर स्पीड्स, स्मॉलर स्पीड्स के ऊपर तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करना आसान है, लेकिन हायर स्पीड्स के ऊपर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो देखिए ये काइनेटिक एनर्जी जो रिलेटिविस्टिक है, तो आप देखिए ये इसकी एक पीक आ रही है, यानी आपको एक इनफाइनाइट एनर्जी देनी होगी स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँचने के लिए। ऐसे ही है ना, यानी एक और इंटरप्रिटेशन है इसकी कि स्पीड ऑफ लाइट एक अल्टीमेट स्पीड है। क्यों? कि आपको काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल को, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए कि उसकी स्पीड c हो जाए, आपको इनफाइनाइट एनर्जी देनी होगी या इनफाइनाइट फोर्स अप्लाई करना होगा, और जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये c जो है ये एक अल्टीमेट स्पीड है। तो इस रिलेशनशिप से भी आप देख सकते हैं कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी को, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो निकाली है, मसलन मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेट करूं, इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर फोर्स लगाऊं और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस में रख दूं, और पोटेंशियल डिफरेंस में वो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाए, लेकिन आखिर में जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ेगी, मास भी इंक्रीज होगा, लेकिन आखिर में जब उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाती जाएगी तो उतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, इनफाइनाइट फोर्स लगानी पड़ेगी, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब होगी। तो यानी वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के करीब नहीं पहुंच सकते। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो हमने बर्टोजी एक्सपेरिमेंट में वो स्पीड ऑफ लाइट, अल्टीमेट स्पीड ऑफ लाइट की बात की थी, तो वो यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी की तरफ से भी वही चीज़ सामने आ रही है कि आपको एक इनफाइनाइट वर्क डन करना होगा एक पार्टिकल के ऊपर टू अटेन द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकता। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एनर्जी एंड मोमेंटम का, एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशनशिप। आपको याद होगा कि वैसे तो हम ये E = गामा mc² अभी हमने डिराइव किया है, जिसमें E जो है वो mc² 1 - v²/c² गामा की वैल्यू पुट की है ना। यानी अब करना हम क्या चाह रहे हैं कि हम एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और इसको आप फिर यूज़ करेंगे मुख्तलिफ सिनारियोज़ में, लेकिन पहले एक सिंपल अलजबरा के ज़रिए से आप देखें कि हम कैसे इसको डिराइव करेंगे। तो अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो E² आप सिंपल स्क्वायरिंग कर दिया ना, तो नीचे से स्क्वायर रूट गायब हो गया और ऊपर स्क्वायर आ गया। और फिर उसके बाद अगर हम इसमें वैसे सिंपल अलजब्राइक चीज़ है कि v² को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर इसमें से एक टर्म को अलहदा कर दें और दूसरी टर्म को अलहदा कर दें, और इन टर्म्स को, ये जो फर्स्ट टर्म है ये मोमेंटम की डिफिनीशन बन गई है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, क्लासिकल मोमेंटम नहीं, रिलेटिविस्टिक। अगर आप इसको देखें तो ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की डिफिनीशन बन गई है, mv 1 - v²/c², और दूसरी टर्म उसके साथ वैसी जाएगी। तो आप देखें ये वाली डिफिनीशन मोमेंटम की, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की, अगर ये डिफिनीशन मैं यहाँ पुट करूँ तो p²c² हो जाएगा। और इस सेकंड टर्म में फिर मैं थोड़ा सा और अलजबरा करूँ तो ये वाली इक्वेशन आपके सामने आई है। इसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें पहली टर्म टोटल एनर्जी जो है वो p² c² m² c4 के बराबर है, और इसको आप ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं। अगर आप एक इसको क्योंकि ये तो पैथागोरस थ्योरम, सॉर्ट ऑफ पैथागोरस थ्योरम है, तो अगर इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल पे प्लॉट करें तो आपका बेस
हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, देखें ना, तो वो इस के मुताबिक आप देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आप इसको समझ सकते हैं। और अगर फिर वहाँ से देखें तो साइन थीटा आपके पास बीटा के बराबर होगा। अगर आप mc² e/mc² निकालें तो आपके पास बीटा आ जाएगा, v/c आ जाएगा। और अगर आप cos थीटा निकालें तो pc/e निकालें तो साइन थीटा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। और cos थीटा निकालें तो 1 और गैमा आपके पास बराबर आ जाएगा। तो इस तरह आप ये जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप है उसको आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एज अ पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसने स्पेस और टाइम के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट्स को और फिर उनके ऊपर जो एनर्जी मोमेंटम के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। जो हमारे नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम यूज़ करते थे अब वो सारे रिडिफाइन हो गए हैं, ठीक है ना। एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी जनरलाइज हो गया है। अब वो पुराना रिलेशनशिप नहीं है बल्कि E=E² P² C² + M² C4 के बराबर है। और फिर इसके ज़ाहिरी बात है कि पार्टिकल्स की डायनामिक्स या काइनेमेटिक्स के ऊपर जब आप रिलेटिविटी को कंसिडर करें तो इसके ऊपर उसका असर है, उसका इम्पैक्ट है जो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी है जस्ट बिकॉज के जो हाई स्पीड के ऊपर रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने काउंट करने हैं अपनी सारी कैलकुलेशंस में, राइट। कोई क्वेश्चन हो पूछे, ठीक है, ओके, थैंक यू।